नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम में जैसा कि आप सभी जानते हैं, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे हम लेकर आते हैं कृषि जगत से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा। और इसी कड़ी में आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको सबसे पहले बता दें। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा टमाटर, मिर्च, बैंगन की खेती से होंगे किसान माला माल। और इसके अलावा हम कैसे उगाए बेर, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो ऐसे में इन विषयों से जुड़े हुए सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं और सुझाव ले सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर है, यानी मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं, तो बेझिझक कॉल करें। और टमाटर, मिर्च, बैंगन की खेती से आप जुड़े हुए हैं या फिर बेर की खेती करना चाहते हैं तो इससे जुड़े जो सवाल है आप पूछ सकते हैं इस कार्यक्रम में। और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आइए आपका परिचय करा दें। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर आर के यादव, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है शाकीय विज्ञान संभाग, IRI पूसा, नई दिल्ली में। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। इसके साथ ही हमारे दूसरे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम बेर की खेती के बारे में जानेंगे। डॉक्टर PK यादव, जो अध्यक्ष हैं SK राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, राजस्थान में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो इस कार्यक्रम में हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और जैसा कि टमाटर, मिर्च, बैंगन की खेती के बारे में विस्तार से जाने इससे पहले डॉक्टर आर के यादव हमें बताएं कि किस तरह से किसानों के लिए इसकी खेती लाभदायक साबित हो सकती है, क्योंकि हम देखते हैं कि रोजमर्रा के खाने की बहुत ही आम आवश्यकता है टमाटर, मिर्च की अगर बात करें, और बैंगन भी खूब पसंद किया जाता है। तो व्यावसायिक खेती इसकी कितनी लाभदायक हो सकती है किसानों के लिए? जी, देखिए, ये जो तीनों फसलों का नाम आपने बताया, टमाटर, बैगन और मिर्च, ये हमारे देश में काफी व्यापक तरीके से खेती की जाती है और लगभग सभी भागों में की जाती है। और इसकी किसान खेती लगभग साल भर करते हैं। केवल जाड़े के महीनों में इसकी थोड़ी पैदावार उत्तर भारत में थोड़ी घट जाती है, क्योंकि ठंडा ज्यादा हो जाता है, तो फूल या फलों की संख्या घट जाती है। बाकी पूरे अगर दक्षिण भारत की बात देखेंगे, कर्नाटक, आंध्रा, महाराष्ट्र, तो इन भागों में, गुजरात, इन भागों में अभी भी इनकी पैदावार किसान ले रहे हैं और फसल वहां से आती है। तो किसान साल भर इसको लगभग आसानी से उगा सकते हैं और काफ़ी मुनाफे वाली फसलें हैं। और टमाटर का तो आप जानती हैं, टमाटर का जब दाम काफ़ी हमारे देश में कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। और मिर्च भी बड़ी एक पसंदीदा हर सब्जी में पड़ती है और सुखा करके भी बेची जाती है। तो दोनों तरीके से मसाले के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और सीधे सब्जी के रूप में जाता है। और बैगन भी विभिन्न उत्पाद हैं इसके, विभिन्न तरह के इसके व्यंजन बनाए जाते हैं पूरे देश में। और विभिन्न किस्में हैं, विभिन्न प्रकार के, विभिन्न रंग के बैगन मशहूर हैं। और क्षेत्र सबकी अच्छी खासी मांग रहती है, यानी कि जब बाजार मांग अच्छी होगी तो जाहिर तौर पर आप अगर उसकी खेती करेंगे तो आपको मुनाफा भी अच्छा होगा। तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बैंगन, मिर्च और टमाटर की खेती के दौरान, इसके बारे में विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन अच्छी फसल तभी होगी जब उन्नत बीजों का चयन कर खेती की जाए और फसलों की उचित देखभाल की जाए। इस समय खेतों में टमाटर, मिर्च और बैंगन की फसल लगी है। ऐसे में इनमें समसामयिक कार्य करना काफी जरूरी है। पहले से रोपे गए टमाटर की फसल में आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई, सिंचाई और पौधों को सहारा देने का काम करें। नवंबर में रोपी गई टमाटर की उन्नत किस्मों में प्रति हेक्टेयर 88 किलोग्राम यूरिया और संकर किस्मों के लिए 130 किलोग्राम यूरिया की प्रथम टॉप ड्रेसिंग के 20 से 25 दिनों बाद दूसरी टॉप ड्रेसिंग करें। टमाटर की नवंबर में लगाई नर्सरी जनवरी में रोपी जा सकती है, लेकिन पाले से बचाव करते रहें। हर 10 दिनों बाद हल्की सिंचाई करते रहें। टमाटर के खेत में खरपतवार बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इन्हें समय समय पर निकालते रहें। पुरानी फसल में अगर फल छेदक का संक्रमण हो जाए तो खराब फलों को तुरंत तोड़कर नष्ट कर दें। वहीं बैंगन और मिर्च में आवश्यकता अनुसार सिंचाई और निराई गुड़ाई करते रहें। टमाटर और मिर्च में पछेती, झुलसा व माहू के हमले की आशंका इस समय रहती है।
इनसे फसल के बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव कर सकते हैं। जायद में बैंगन फसल के लिए खेत की तैयारी अभी से शुरू कर दें। जी हाँ, तो अभी आपने इस रिपोर्ट में जाना कि कौन कौन सी खास बातें हैं जिनका ध्यान इस वक्त किसानों को रखना चाहिए टमाटर, बैंगन और मिर्च की खेती के दौरान। और भी विस्तार से इसके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन आइए इस बीच रुक करते हैं हमारे अगले मेहमान का। डॉक्टर पीके यादव, मैं जानना चाहूंगी कि जो बेर है वो किस तरह से हमारे देश में उगाया जाता है, खासतौर पर किन क्षेत्रों में, और किस पैमाने पर इसकी खेती होती है, और किसान जो है वो कैसे इससे लाभ ले सकते हैं इसकी खेती से? जैसे कि हम जानते हैं बेर पूरे देश में उगाया जाता है। कुछ प्रदेशों में ये कम मात्रा में, कुछ प्रदेशों में ये अधिक मात्रा में उगाया जाता है। लेकिन जिन प्रदेशों में पानी की कमी है, यानी कि जहाँ प्रतिकूल जलवायु है, वहां पर ये सबसे ज्यादा अच्छा होता है। जैसे राजस्थान या ऐसे प्रदेश जिनमें तापक्रम बहुत अधिक होता है और पानी की कमी है, उन प्रदेशों का बेर अधिक गुणवत्ता वाला होता है दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा। तो पानी की कमी वाले जो क्षेत्र है जहां पर आमतौर पे किसानों के लिए जो खेती है वो बहुत ही दुष्कर हो जाती है, वहां पे किसानों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है बेर। अगर वो बेर लगाते हैं तो ऐसे में बेर के बाग लगाने के दौरान और खेती के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। बेर एक तरह का फल होता है। बेर की खेती उष्ण व उपोष्ण जलवायु में की जा सकती है। बेर में कम पानी और सूखे से लड़ने की क्षमता होती है। बेर में वानस्पतिक बढ़वार वर्षा ऋतु के दौरान होती है। वह फूल वर्षा ऋतु के आखिर में आते हैं और फल वर्षा की भूमिगत नमी के कम होने तथा तापमान बढ़ने से पहले ही पक जाते हैं। गर्मियों में पौधे सुषुप्ता अवस्था में चले जाते हैं और उस समय पत्तियां अपने आप झड़ जाती हैं। तब पानी की आवश्यकता नहीं के बराबर होती है। इस तरह बेर अधिक तापमान को सहन कर लेता है, लेकिन शीत ऋतु में पड़ने वाले पाले के प्रति अति संवेदनशील होता है। बेर की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी, जिसमें जीवांश की मात्रा अधिक हो, सबसे अच्छी मानी जाती है। हालांकि बलुई मिट्टी में भी समुचित मात्रा में देसी खाद का उपयोग करके इसकी खेती की जा सकती है। हल्की क्षारीय व हल्की लवणीय भूमि में भी इसको लगा सकते हैं। बेर की अगेती किस्में गोला, काजरी गोला है। इनके फल दिसंबर के अंतिम सप्ताह में पकना शुरू होते हैं और पूरे जनवरी तक उपलब्ध रहते हैं। मध्यम किस्में सेब, कैतली, छुहारा आदि हैं। इनके फल मध्य जनवरी से मध्य फरवरी तक उपलब्ध रहते हैं। वहीं पछेती किस्में उमरान, काठा और इलायची है। इन किस्मों के फल फरवरी मार्च तक उपलब्ध रहते हैं। बेर में एक बार अच्छी तरह स्थापित हो जाने के बाद बहुत ही कम सिंचाई की जरूरत पड़ती है। बेर में फल मक्खी, छाल भक्षी कीट और चेफर बीटल कीट लगने की आशंका रहती है। रोगों की बात करें तो बेर में झुलसा रोग लगने की आशंका रहती है। जी हाँ, तो बेर की खेती से जुड़ी ये रिपोर्ट आपने देखी और बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर आके यादव, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो टमाटर, मिर्च और बैंगन के जो किसान हैं जिन्होंने अभी तक अगर फसल नहीं लगाई है तो क्या वो अभी भी लगा सकते हैं? खासतौर पे कौन से इलाके हैं जहाँ के किसान अभी भी इनकी खेती कर सकते हैं? हाँ, देखिए बहुत से क्षेत्रों में किसान भाइयों ने इसकी फसल को लगा रखी है। जी। और अभी दिसंबर के महीने में भी लगा सकते हैं। जिन जगहों में तापमान बहुत नीचे नहीं जाता, 10 डिग्री सेल्सियस नीचे नहीं जा रहा हो, जैसे मध्य प्रदेश हो गया या गुजरात हो गया या और दक्षिण भारत के प्रदेश हैं, वहाँ किसान अभी भी इस महीने में लगाते हैं। जी। और बाकी उत्तर भारत के जो किसान हैं जो आगे अभी लगाना चाहते हैं, तो इस समय जो
पॉली हाउस है उसके अंदर अपनी नर्सरी को तैयार कर लें, और जैसे ही तापमान फरवरी के महीने में सामान्य थोड़ा बढ़ने लगता है तो उस समय अपनी फसल जो खुले खेत में रोपाई कर लेंगे तो उससे अगेती फसल को प्राप्त कर सकते हैं। जी, खास तौर पर कौन सी किस्में हैं जिसका चुनाव इस वक्त किसानों को करना चाहिए? अगर पहले टमाटर की ही बात करें तो बताएं हमें। हाँ, टमाटर में जैसे कि बहुत सी किस्में हैं, क्षेत्रवाद के हिसाब से विभिन्न किस्में अनुमोदित की गई हैं जी। तो जैसे उत्तर भारत के हमारे किसान हैं यहाँ उत्तर भारत में, तो पूसा रोहिणी हमने एक प्रजाति पूसा संस्थान जो IRI न्यू दिल्ली है यहाँ से पूसा रोहिणी विकसित की गई है, इसकी खेती कर सकते हैं। जो किसान थोड़े जल्दी खेती करना चाहते हैं जिसमें तापमान कम रहेगा तो इस तरह की प्रजाति भी विकसित की गई है जो तापमान को सहन कर सकती है। इसमें पूसा सदाबहार है, पूसा शीतल है और पूसा हाइब्रिड 1 है। इनकी खासियत यह है कि कम तापमान पे भी और ज़्यादा तापमान पे गर्मी के मौसम में भी इनको आसानी से उगाया सकता है। इनमें सहन करने की क्षमता दोनों में ज़्यादा है तो इन किस्मों को उगा लेंगे। और जो किसान हैं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं आसपास के हैं उसमें आपका जो वहाँ पर एक भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है, वहाँ की किस्म काशी अमन है उसको लगा सकते हैं। दक्षिण भारत में किसान जो अर्का रक्षक प्रजाति है बेंगलोर में से विकसित की गई है, इसको लगा सकते हैं। तो ये हुई टमाटर की बात। बिल्कुल, बाकी फसलों के बारे में भी जानेंगे, उनके उन्नत किस्मों के बारे में, लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर पहले ले लेते हैं। चित्तौड़गढ़ राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप इस कार्यक्रम में? सर मिर्ची लगाना चाहता हूँ बीघा धान की। क्या मिर्च लगाना चाहते हैं? मिर्च लगाना चाहता हूँ, मिर्ची जी। हाँ जी, तो ऐसे में क्या सवाल है जगदीश जी? मैं कह रहा हूँ कि मिर्ची लगाना चाहता हूँ, कौन सा बीज अच्छा रहता है बताऊँ? जी, कौन सा किस्म जो है वो अच्छा रहेगा राजस्थान के लिए? देखिए राजस्थान के लिए आपका वहाँ लोकल किस्में भी विकसित की गई हैं बहुत सी, और पंजाब से भी बहुत सी किस्में तो हाइब्रिड विकसित की गए हैं CH1 CH2 करके, इनको भी ये लगा सकते हैं। और वहाँ की लोकल प्रजाति मथानिया काफ़ी लोग लगाते हैं, उसको भी ये लगा सकते हैं। पूसा संतान की पूसा ज्वाला प्रजाति है, ये भी क्षेत्र में ये सब किसान लगा सकते हैं। लेकिन इनको बताऊँगा कि अभी जो उसकी पौध तैयार करना होगा तो थोड़ा सा तापमान कम रहेगा तो जमाव अच्छा नहीं होगा। तो अगर पाली हाउस की व्यवस्था है तो उसके अंदर ये पौध तैयार कर सकते हैं, और संरक्षित अवस्था में ही पौध तैयार करने से अच्छी गुणवत्ता की पौध तैयार होती है। या किसी पाली हाउस जो केंद्र होते हैं जो संरक्षित खेती के एक्सीलेंस जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बहुत सारे हैं वो हरियाणा राजस्थान वगैरह में, तो वहाँ भी अपने बीज को दे सकते हैं और वो लोग जमा करके इनको सही समय पर जब आवश्यकता होगी, जैसे फरवरी में उसकी रोपाई करना चाहें या जनवरी में रोपाई करना चाहेंगे, उसी अनुसार इनको पौध तैयार करके दे देंगे और अपना रोपाई कर सकते हैं। बिल्कुल, तो नर्सरी तैयार करने के लिए उचित तापमान का होना बहुत जरूरी है। ऐसे में अगर पॉली हाउस की व्यवस्था है तो वहाँ से आप वहाँ पे नर्सरी बना सकते हैं। तो ये तो राजस्थान के लिए मिर्च की किस्मों की बात हुई। देश के जो बाकी हिस्से हैं वहाँ के लिए भी कुछ मिर्च की अच्छी किस्मों के बारे में बताना चाहेंगे आप डॉक्टर यादव? हाँ देखिए बहुत सी मिर्च की किस्में विकसित की गई हमारे देश में। जैसे मैंने कहा था कि जो दक्षिण भारत में हमारा संस्थान है जी। जो IHR बेंगलोर में है वो वहाँ से बहुत सी किस्में विकसित की गई हैं। उसमें उन्होंने अर्का मेघना विकसित कर रखी है और अर्का श्वेता, अर्का हरिता, ये मिर्च की बहुत अच्छे हाइब्रिड हैं। इनको एक किसान उधर के बीज प्राप्त कर सकते हैं, राष्ट्रीय बीज निगम से भी इनके बीज मिल जाते हैं, तो इनसे भी और किसी कृषि विश्वविद्यालय जो हैं उनसे भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से जो पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार साइड के किसान हैं, यहाँ के किसान जो मैंने बताया कि मिर्च की जैसे काशी आपकी एक सुर्ख करके प्रजाति है, काशी अनमोल प्रजाति है, तो काशी अनमोल हरी मिर्च के लिए बहुत फेमस है। और इसी तरीके से सूखी मिर्च का अगर किसान लेना चाहते हैं तो सूखी मिर्च के लिए आपका काशी जो सुर्ख है उनकी प्रजाति बहुत अच्छी है, इसको किसान प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये तो टमाटर मिर्च की जो उन्नत किस्में हैं उनकी बात हुई। आगे बैंगन की भी उन्नत किस्मों के बारे में जानेंगे, लेकिन इस बीच रुक करते हैं हमारे अगले मेहमान का और बेर की खेती से जुड़ी हुई भी कुछ और जानकारी उनसे हासिल करते हैं। तो डॉक्टर PK यादव हमें बताएं कि किस तरह की जलवायु मिट्टी बेर की खेती के लिए अच्छी रहती है। जैसे कि आपने बताया कि पानी कम हो ऐसे क्षेत्रों में जो है वो उसे आसानी से उगाया जा सकता है, और ऐसे में क्या खास किस्में हैं जिसका चुनाव जो है वो किसानों को करना चाहिए? मैडम जैसे कि हम जानते हैं सार की जलवायु इसके लिए, हरियाणा की पूरी जलवायु इसके लिए उपयुक्त है, पूरा राजस्थान इसके लिए उपयुक्त है। राजस्थान तो विशेषकर जहाँ पानी की बहुत सारी कमी है, देश का 1% पानी उपलब्ध है राजस्थान के पास में। इसी तरह राजस्थान की जो मिट्टी है वो रेतीली है, ऊंची नीची है,
वो सभी भूमियों में ये खेती आसानी से की जा सकती है। जबकि दूसरी जो फसल है फल वाली, उनके लिए समतल भूमि चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए, उर्वरक अधिक मात्रा में चाहिए। ये एक ऐसी फसल है बेर की जिसमें कम से कम उर्वरक चाहिए तथा ऐसी जलवायु जहां तापक्रम 50 भी पहुंच जाता है गर्मी के दिनों में। 48 तो एक सामान्य बात है राजस्थान के क्षेत्रों में या हरियाणा में, उन क्षेत्रों में इसको बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। जो बात आती है इसकी किस्मों की, तो बेर में हमेशा 3 किस्मों का चयन करना चाहिए। यदि हम 200 पौधे लगा रहे हैं तो हम उनको 3 हिस्सों में बांट लें। अच्छा। एक में हिस्से में हम गोला किस्म लगाएं, दूसरे हिस्से में हम सेब किस्म को लगाएं, तीसरे हिस्से में हम उमरान किस्म को लगाएं। हम इसलिए इसको ऐसा करते हैं क्योंकि उमरान बिल्कुल। डॉक्टर पीके यादव, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं हमें यहाँ पर, लेकिन कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटकर इस पर विस्तार से आपसे हम जानकारी चाहेंगे और फिलहाल हेलो किसान कार्यक्रम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम टमाटर, मिर्च, बैंगन की खेती के बारे में और इसके साथ ही बेर की खेती के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। अगर इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। दिनेश कुमार जी इस वक्त हजारीबाग झारखंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी दिनेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो दिनेश जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो दिनेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हेलो दिनेश जी, बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर आर.के. यादव हमें बताएं कि आपने उन्नत किस्मों का जिक्र किया टमाटर और मिर्च के लिए। मैं चाहूंगी कि बैंगन के बारे में भी बताएं और जैसा कि आपने कार्यक्रम के शुरुआत में भी बताया था कि अलग अलग रंग के, अलग अलग आकार के बैंगन होते हैं और उनकी अलग मांग भी रहती है। तो ऐसे में किस तरह से अलग आकार और रंग प्राप्त करने के लिए अपने क्षेत्र के अनुसार अच्छी किस्मों का चुनाव किसानों को करना चाहिए? देखिए, बैगन में बहुत विविधता है हमारे देश में जी। और क्षेत्रवाद तरीके से हमारे यहाँ मांग रहती है इसकी बैगन की। कहीं पर हरा बैगन, कहीं पर गोल बैगन, कहीं लंबा बैगन, कहीं बैगनी रंग का बैगन नाम ही उसका है। सफेद बैगन भी विकसित किया गया है। तो इन सब की अलग अलग गुणवत्ता है और अलग अलग स्वाद है और अलग अलग तरह के पकवानों में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसमें अगर संक्षेप में बताना चाहूँगा किसान भाई, जो कोई पूसा की कुछ किस्में बता देता हूँ। जैसे पूसा श्यामला एक लंबे बैगन की प्रजाति है। इसी तरीके से पूता उत्तम जो गोल बैगन की प्रजाति है। और पूसा हमने सफ़ेद बैगन विकसित किया है। जो सफ़ेद बैगन होता है काफ़ी उसको डायबिटीज में फ़ायदा होता है इसका इस्तेमाल करने से। तो अंडे के आकार का होता है, इसलिए इसको एक प्लांट भी कहा जाता है इसलिए बैगन को। तो इसी तरीके से हरा बैगन के कोई मांग को देखते हुए हमने पूसा हरा बैगन करके वन करके प्रजाति विकसित की गई है। तो इस तरीके से हर तरह की प्रजाति विकसित की जा चुकी है। इसी में बैगन में हमने बहुत सारे हाइब्रिड विकसित किए हुए हैं। इसमें आपका पूसा हाइब्रिड 5 है जो लंबा होता है, पूसा हाइब्रिड 6 है, ये गोल रंग का बैगन होता है। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार
के जो रंगों में, विभिन्न प्रकार के आकार में किसानों के लिए विकसित की है, क्योंकि जिस क्षेत्र में जिस तरह की मांग होती है किसान उस तरह के बीज को प्राप्त करके हमारे संस्थान से या राष्ट्रीय बीज निगम से भी इसका बीज पैदा किया जाता है, और कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से भी, तो उसको प्राप्त करके अपना खेती कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता यही होती है कि आप उन्नत किस्मों का और अच्छे बीजों का चयन करें। आगे बढ़ते हैं और बेर की खेती से जुड़ी और भी ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं अगले मेहमान का। डॉक्टर पीके यादव, आप ब्रेक पे जाने से पहले हमें बता रहे थे कि किस तरह से जो बेर के बाग है वो 3 भागों में लगाने चाहिए। मैं चाहूंगी कि इसके बारे में जानकारी को आगे बढ़ाएं और बताएं हमें कि किस तरह से ये 3 भाग करके और किस अनुपात में पेड़ लगाने चाहिए। चलिए एक बार फिर हम रुक करेंगे डॉक्टर पीके यादव का। फिलहाल उनकी आवाज यहां तक नहीं आ पा रही है और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए बैंगन, मिर्च और टमाटर की खेती से जुड़ी जानकारी लेते हैं। डॉक्टर आर.के. यादव, जैसे कि आपने बताया था कि अभी भी कई हिस्सों में जो किसान हैं वो इनकी पौध ले सकते हैं, नर्सरी उसके लिए तैयार करना बेहद जरूरी होता है। तो अच्छी नर्सरी तैयार करने के लिए किन बातों का ध्यान रखेंगे? देखिए, अच्छी नर्सरी तैयार करने के लिए जो उसका नर्सरी का मीडियम बनाया जाता है उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसमें इसका सॉइल लेस मीडियम होता है, बिना मिट्टी के वो आजकल तैयार किया जाता है। जो अच्छे पाली हाउस हैं या जो नर्सरी ग्रोवर हैं वो सॉइल लेस मीडिया में तैयार करते हैं, जिसको मृदा रहित उसको मीडिया बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें बीमारियों का संभावना कम रहती है, क्योंकि वो मीडिया जो होती है स्टरलाइज होती है। इसमें कोकोपीट, वर्मीकोलाइट, परलाइट इनका मिश्रण से बनाई जाती है। ठीक है। तो इसमें जो बनाई जाती है मीडिया, इसमें कोई पहले से कोई कीटाणु या जीवाणु नहीं होता है इसमें। तो उसमें जो ये मीडिया कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं या किसान किसी नर्सरी ग्रोवर से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये हर जगह उपलब्ध रहता है और सभी किसान लगभग इसको जानते हैं। अगर ये नहीं उपलब्ध है तो किसान जो सड़ी हुई गोबर की अच्छी सी खाद और उसमें बालू और मिट्टी को मिला करके भी मीडिया तैयार कर सकते हैं अपने। और कोशिश करें किसान की इस मीडिया को, जो आपका प्रो ट्रे होता है इसमें एक एक खाने होते हैं, उसके अंदर उगाएंगे तो उसमें एक एक पौधा, एक एक बीज तैयार होता है और सारे बीज स्वस्थ और तंदुरुस्त होते हैं। और अच्छी एक बढ़वार होती है जहाँ पर बीज नहीं जमता है, पता चल जाता है, और उसमें नया बीज तुरंत ही 4-5 दिन के बाद उसमें डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से जितनी आवश्यकता होती है उतनी पौध उनको तैयार करने में आसानी रहती है। और उसके ले जाने में कहीं पूरी ट्रे को उठा करके ले जाते हैं किसान और उसके पहुंचा सकते हैं। और जमीन के अलावा इसमें बीमारियां इत्यादि होने की संभावना कम रहती है। और जब मुख्य खेत में रोपाई से पहले खेत की तैयारी किस तरह से करें किसान? किसान अगर ये बैगन, मिर्च या टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो उसमें खेत की तैयारी करने से इसमें जो बलुई दोमट मिट्टी होती है, ऐसे खेत में सब्जियों को लगाना चाहिए जिसमें भुरभुरी रहती है। इसमें करीब 25 से 30 टन गोबर की सड़ी हुई खाद को मिला लें और उसके बाद उसको अच्छी से जुताई करके मिला लें खेत को। और कोशिश करें किसान की इसको रेस्ड बेड सिस्टम बोलते हैं हम, कि ऊंचे मेड़ों पर लगाएं। ऊंचे मेड़ों पर जो खरपतवार नियंत्रण करने में और उसकी निराई गुड़ाई और देखभाल करने में और पौधों को सहारा देने में आदमी सुविधा रहती है। और सिंचाई भी बीच के जो जगह होती है, नालियां होती हैं, उसमें पानी दिया जाता है, तो जिससे ज्यादा पानी नहीं लगता है पौधों को और बीमारियां इत्यादि का भी संभावना कम रहती है। और इसी में आप ड्रिप सिस्टम से भी आप लगा सकते हैं किसान भाई। इनमें जो ऊंची मेड़े हैं या बेड है बनाया आपने, इस पे ड्रिप लगा सकते हैं, इसमें मल्च लगा सकते हैं। बहुत से किसान मल्च लगाते हैं, जो काली पॉलिथीन होती है, आपको 25 माइक्रोन उसकी थिकनेस होती है, उसको बिछा देंगे। उसमें जगह जगह आवश्यकता अनुसार, जैसे आपको पौधों को लगाना है 45 सेंटीमीटर या 52 फीट की दूरी पर अगर पौधे लगाना है उस पे मल्च पे, तो उतनी जगह होल बना दिए जाते हैं और उसमें पौधों को लगा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि खरपतवार नहीं आते हैं और तापमान भी मेंटेन रहता है, जैसे गर्मी बनी रहती है जमीन में, तो आपको काफी मतलब फायदा होता है और फसल की बढ़वार बहुत अच्छी होती है और देखभाल करने में आसानी होती है। इसमें ड्रिप बिछा सकते हैं आप, फर्टिगेशन से आप सिंचाई कर सकते हैं। तो फर्टिलाइजर भी आपको जो न्यूट्रिएंट है घोल के रूप में आप मशीन के द्वारा पौधों को पहुंचा सकते हैं। तो इन चीज़ों का जब किसान इस्तेमाल करता है तो उसके पौधों में जो कहते हैं कि जान आ जाती है और पौधों में बीमारियां इत्यादि भी नहीं आती, क्योंकि जमीन पे ज्यादा नमी बन जाती है, पानी लग जाता है। तो उससे डॉक्टर यादव, यहाँ पर माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ेगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। विपुल सिंह जी इस वक्त बांका बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी विपुल जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो विपुल जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? जी जी मैम।
जी जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। बोल रहे सर, टमाटर की जो खेती करेंगे तो मुझे उसका फल जो है जी जून जुलाई अगस्त में तैयार होना चाहिए। नाम देखो। ठीक है जी, वो कब लगावे? जी, बताएं डॉक्टर यादव। हाँ, देखिए जैसे आपने कहा कि जून जुलाई में अगर तैयार करना चाहते हैं तो क्योंकि आपका जो फसल होगी उसको आपको या तो मार्च के अंत में या अप्रैल के महीने में आपको लगाना पड़ेगा, तभी वो फसल जा कर के जून जुलाई तक जाएगी। तो ऐसे में कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जैसे हमने बताया कि जो अधिक तापमान को सहन कर सकती हैं, क्योंकि मई के महीने में हर जगह तापमान ज़्यादा हो जाता है। तो आपको इस तरह से, जैसे मैंने बताया कि पूसा हाइब्रिड 1 जैसे एक प्रजाति है हमने विकसित की है, इसके जो अधिक तापमान पे इसको उगाया जा सकता है। तो ऐसी प्रजातियों का चुनाव करना पड़ेगा जो थोड़ा तापमान के प्रति सहनशील हो, तो सहन कर सकने की क्षमता हो, क्योंकि सभी प्रजातियां मई के महीने में जो तापमान आपको बिहार से हैं तो तापमान बढ़ जाएगा उत्तर भारत में हर जगह। तो उसमें आपको सावधानी रखना है और थोड़ा उसमें कोशिश करेंगे कि आप पौधों की संख्या बढ़ा के लगाएंगे, थोड़ा घना लगाएंगे तो उसमें नमी बनाने में अच्छी रहेगी और पौधों ज़मीन खुली न रहे ज़्यादा। तो इस तरीके से आप उस समय भी आप मेढ़ों पे लगाने की कोशिश करिए और पौधों की संख्या को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, जिससे कि 30 से 45 सेंटीमीटर के बीच में रखिएगा पौधे से पौधों, और 1.5 फीट के करीब आप लाइनों के बीच की दूरी रखिए, जिससे कि बढ़वार के बाद लगभग ज़मीन पूरी कवर हो जाए। तो उससे क्या होता है कि नीचे जो नमी है बनी रहती है और आपकी फसल बढ़ती रहेगी। और उसको सहारा दे करके कोशिश करिए कि सहारा दे करके अच्छी गुणवत्ता के फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन आपकी पैदावार भी उसी तरह से, सारे फल आपके काम होते हैं के आते हैं, क्योंकि ज़मीन पे बहुत से फल नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, बहुत सी बीमारियां उसमें आ जाती हैं। तो सहारा विधि से अगर उगाएंगे तो आपको पैदावार ज़्यादा होगी और आपको अप्रैल मैंने बताया या मार्च के अंत में आपको जाकर रोपाई करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो विपिन जी, आपके सवाल का बहुत ही विस्तार से यहाँ पर जवाब दिया है और उसी के अनुसार आप खेती करेंगे, ऐसे हम आशा करते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और मैं जानना चाहूंगी आपसे डॉक्टर आके यादव की जो टमाटर, बैंगन, मिर्च की खेती किसान करते हैं उसमें पानी की आवश्यकता यानी कि सिंचाई की आवश्यकता कितनी होती है पौधों की? क्या असिंचित अवस्था में भी इनकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है? इसके लिए किस तरह की विधियां अपना सकते हैं किसान? देखिए, हमने जैसे बताया कि जो मेड़ों पे लगाई जाएगी इसमें या मल्च पे लगाई जाएगी, तो मल्च विधि से जब लगाएंगे तो आपको पानी की आवश्यकता बहुत कम पड़ेगी। उसमें अगर आपने ड्रिप लगा रखा है तो और भी करीब 60 से 70% आपको पानी की आवश्यकता कम हो जाएगी। और पानी का उपयोग बहुत अच्छे से होता है। जितना भी पानी आप देते हैं वो बूंद-बूंद सिंचाई से जड़ों के पास ही गिरता है पानी, बाकी एरिया में पानी नहीं जाता है। तो जितना पानी है पौधे को इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे इस समय जो किसान खुले खेत में लगा रखे हैं उनको मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा नमी ना बनाएं, जिससे बहुत गीला ना लगे, पानी हल्की सिंचाई कर दें जिससे नमी बनी रहे। और लगता है कि आसमान खुला है या पाला आने की संभावना है तो ऐसे में जरूर नमी बनाए रखें। कभी कभी उसमें सूखा ना रखें अपने खेत को। अभी फरवरी के महीने तक कभी कभी पाला पड़ जाता है, तो 15 फरवरी तक इस तरीके से आपको हल्की नमी बना कर रखना है, बहुत ज़्यादा नमी नहीं बनाना है। और पौधों को नियमित रूप से जो पोषक तत्व है उसको देते रहिए, तो जिससे आपकी बिल्कुल। तो पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में भी आगे आपसे जानेंगे। इस बीच रुक करते हैं हमारे अगले मेहमान का। और डॉक्टर पीके यादव, आपसे जानना चाहेंगे हम कि बताएं कि जब बेर के बाग लगाना चाहें किसान तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आप बता रहे थे कि किस तरह से 3 भाग में लगाना चाहिए, इसके बारे में भी बताएं। इसके साथ ही पौध से पौध की जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए, किस तरह से गड्ढे बनाएं, इसके बारे में हमें बताएं। मैंने मुख्य रूप से हमारा कहने का मतलब ये था कि बाग को जो हिस्सा बांटने का मतलब 3 किस्म को हमको एक साथ लगानी चाहिए। जी। नंबर 1 तो हमको गोला लगानी चाहिए। गोला अगेती किस्म है, ठीक है। तो जब गोला किस्म के फल पक जाएंगे उस समय दूसरी किस्म हमें सेब लगानी चाहिए। उसके गोला पकने के बाद में सेब के फल शुरुआत होती है। जी। तीसरी किस्म के फल है उमरान। जब सेब खत्म हो जाएगी किसान की, उसके बाद में उमरान पकना प्रारंभ होती है। तो इस तरह से हर 15 दिन बाद वो बाजार को फल बेचता रहेगा। यदि वो एक साथ ही एक ही किस्म को लगा देगा, मान लो उसने गोला लगा दी, तो सभी फल एक साथ पक जाएंगे। और यदि एक साथ पक गए तो उनकी तोड़ाई करना, तोड़ाई के बाद में उसका बाजार के लिए प्रबंध करना,
वो एक बहुत मुश्किल कार्य हो जाएगा जो किसान के लिए संभव नहीं होता। तो इसीलिए वैज्ञानिक यही उनको सलाह देते हैं किसान भाइयों को कि 3 किस्म लगाएं। 1/3 पौधे गोला के होने चाहिए, 1/3 पौधे सेब के होने चाहिए तथा 1/3 पौधे उमरान के होने चाहिए। तो इस तरह से फल लगाते हैं। तो जो पौधे की दूरी होती है 6 से 8 मीटर रखते हैं। 6 मीटर उन क्षेत्रों में रखते हैं जहां पे बारिश बहुत कम होती है, पानी सिंचाई के प्रबंध अच्छे नहीं हैं। जहां पर से बारिश ज्यादा होती है या बीच की होती है और सिंचाई के प्रबंध हैं, वहां पर हम 8 मीटर की दूरी पे पौधा लगाते हैं। और 6 मीटर की, जैसे राजस्थान है, हरियाणा है, इन राज्यों के लिए 6 मीटर उस क्षेत्रों के लिए बहुत बढ़िया है। जब पानी नहीं है तो वर्षा ऋतु के ऊपर भी हम पेड़ के फलों को उगा सकते हैं। उसके लिए हमें विशेष रूप से उस समय ध्यान देना होता है जब वर्षा हो रही है, तो वर्षा का जो अतिरिक्त पानी है वही खेत में किसी कुंड में हम यदि उसको इकट्ठा कर लेते हैं और जब पानी की पौधों को पानी की आवश्यकता होती है उस समय उस पानी को हम ऊंट गाड़े से या बैल गाड़े से या हाथों के द्वारा वृक्ष पौधे को हम पानी दे देते हैं। तो बारिश के आधार पे भी हम बेर की खेती कर सकते हैं। जहां उनको पानी की जिस समय जरूरत होती है हम उनको एक बार पानी उस कुंड से पूर्ति कर देते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही कम पानी की फसल है। बिल्कुल डॉक्टर यादव, में हम दोबारा आपका रुख करेंगे और इस बीच हेलो किसान कार्यक्रम में यहाँ पर वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम टमाटर, मिर्च, बैंगन की खेती के बारे में और बेर की खेती के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर इन विषयों के बारे में आप भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं या फिर आप खेती कर रहे हैं और किसी तरह की समस्या आ गई है और विशेषज्ञ से राय लेना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछकर आप सुझाव ले सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे और डॉक्टर आके यादव, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि जो टमाटर, मिर्च, बैंगन की खेती कर रहे हैं किसान, आपने बताया कि किस तरह से सिंचाई का ध्यान उन्हें रखना है। अच्छी पैदावार के लिए खाद उर्वरकों का इस्तेमाल भी उचित समय पर उचित मात्रा में करना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में खाद उर्वरकों का इस्तेमाल किस तरह से करें किसान?
हाँ, जैसा मैंने बताया था कि जब खेत तैयार करते हैं उस समय भी किसान लोगों ने कुछ काफ़ी जो गोबर की खाद दे दिया होगा, और जो नाइट्रोजन की और फास्फोरस और पोटास की जो मात्रा दी जाती है वो भी शुरुआती तौर में पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। किसानों को कोशिश करना चाहिए कि अपने खेत की जांच करा लें। जांच कराने से सही मात्रा में या किसी उर्वरक की या किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट जो विशेषकर होता है, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, उसकी कमी अगर रह जाती है तो उसमें आपको सावधानी से मिल जाती है समय से रहते हुए करेक्ट करने का। क्योंकि विशेषकर जैसे टमाटर बहुत सेंसिटिव क्रॉप है, टमाटर में जैसे जमीन में अगर कैल्शियम की कमी रह गई तो कैल्शियम की कमी से उसमें एक आप देखेंगे कि टमाटर का जब जो फल हरा रहता है तभी उसके नीचे एक लेदरी इसको भूरा होने लगता है और फल की बढ़वार नहीं हो पाती है। तो अगर आपने जांच करा रखा है तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें ज़मीन में कैल्शियम की है, तो कैल्शियम क्लोराइड को आप खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो बाकी पोषक तत्व हैं जो आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास हैं, इसको आप जो इसकी जो बची मात्राएं हैं करीब 1-1 महीने के अंतराल पे उसको 3 से 4 भागों में जो नाइट्रोजन विशेषकर से बची रहती है, नाइट्रोजन की जो 1/3 मात्रा ही शुरू में देनी चाहिए बुआई से पहले या रोपाई से पहले खेत तैयार करते समय। बाकी जो 2/3 मात्रा है कोशिश करना चाहिए 3 से 4 भागों में उसको आपको खेत में 25 से 30 दिन के अंतराल पे हर समय खेत की निराई गुड़ाई करने के बाद उसमें डाल करके हल्का सिंचाई कर देना चाहिए, जिससे सारे पोषक तत्व पौधों को सही मात्रा में मिल जाएं। क्योंकि कई बार जब पोषक तत्वों की मात्रा देते हैं तो पौधे ज़्यादा मात्रा में उसको लेते हैं। एक बार में आप डाल दिया तो ज़्यादा पोषक तत्व आपके नष्ट हो जाते हैं, ज़मीन में लीच कर जाते हैं पानी के साथ। और इसके अलावा किसान भाई एक चीज़ और कर सकते हैं कि जब फूल आता है तो उस समय क्या कर सकते हैं कि जो 1% यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। इसके लिए 10 ग्राम यूरिया जो है 1 लीटर पानी में घोल करके प्रति इसी दर से आप पूरे खेत में छिड़काव देंगे तो कम मात्रा यूरिया लगेगी और पौधे आराम से इसको ले लेते हैं स्प्रे के रूप में। तो आपके फसल की बढ़वार अगर आपको लगता है कहीं पीलापन हो रहा है या फसल नहीं बढ़ रही है तो छिड़काव कर दीजिए। और सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी मैं कहूँगा, इसका मिश्रण आता है उसका भी फूल आते समय एक बार छिड़काव कर देंगे तो उसमें कभी कभी होता है कि फूल झड़ने लगते हैं। किसान कहते हैं कि फूल झड़ रहा है, फूल आ रहे हैं लेकिन बन नहीं रहे हैं, तो उस समस्याओं से भी आपको निदान मिल जाता है। और कुछ पोषक तत्व जैसे उस तरह के होते हैं, जैसे आपका एक प्लानोफिक्स करके आता है, उसका भी अगर आवश्यकता है तो फूल आते समय छिड़काव कर देंगे तो उससे भी फलों की संख्या या फूलों का जो फल बनने की संख्या होती है बढ़ जाती है। फूल नहीं गिरते हैं और फल नहीं गिरते हैं और ज़्यादा मात्रा में आपके फल उसमें पौधे में धारण करते हैं। जी जी डॉक्टर यादव, ये भी बताएं कि जिन किसानों के खेतों में अभी फसल लगी हुई है उन्हें इस वक्त कौन कौन से समसामयिक कार्य जो हैं वो करने चाहिए? जैसे मैंने बताया कि निराई गुड़ाई करके जो भी पोषक तत्वों की मात्रा है उसको देते रहना है, सिंचाई करते रहना है और पौधों को सहारा देना है। पौधों को सहारा जरूर इसमें दे दीजिए। और जैसे विशेषकर से कुछ आपको संभावना लगती है कि कोई बीमारियां आने की हैं तो आप उसको नज़र रखिए ऐसे, क्योंकि इसमें बारिश जैसे मौसम हो गया है और इस समय क्या होता है कि जो पछेती आपका लेट ब्लाइट कहते हैं, पछेती अंगमारी या झुलसा कहते हैं, तो इस तरह की बीमारी लेट ब्लाइट जिसको है, इसको लेट ब्लाइट से कहते हैं कि लेट अवस्था में आती है। जब फसल बढ़ जाती है काफी मात्रा में, जो अक्टूबर या नवंबर की फसल लगी होगी उसमें आने की संभावना रहती है। और तापमान जब हल्का होता है, कोहरा आने लगता है, बादल मौसम में बना रहता है और धूप नहीं आती है, तब ऐसे मौसम में इसकी संभावना ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे बचाव के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? तो इसके लिए अगर किसान भाई अगर इस तरह की मौसम है, भले ही उसमें खेत में अगर नहीं है, देखते रहे पत्ते पे काला धब्बा आ रहा होगा तो उसको पत्ते को तोड़ करके कहीं गड्ढे में दबा दें। और बाकी पौधों पर एक रेडोमिल दवा होती है, उसकी 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके आप छिड़काव कर दें अच्छे से। और आवश्यकता पड़े तो 10-15 दिन के बाद उसको दोहरा दें तो आपकी फसल इससे बच जाएगी। जी डॉक्टर यादव, माहू का भी प्रकोप कई बार होता है और फसल को इससे भी काफी नुकसान हो जाता है, तो ऐसे में माहुओं के लिए किस तरह का जो समय है वो अनुकूल रहता है और कब जो किसान है उन्हें बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए और उपाय क्या करे इससे बचाव के लिए? हाँ, माहो भी कभी कभी जैसे आपका सरसों लगा है और तमाम फसलें अगर लगी रहती हैं फसल के आसपास, तो उससे भी कभी हमारी मुख्य जो फसल टमाटर, बैगन या मिर्च की लगी हुई है इसमें भी माहो का प्रकोप बढ़ जाएगा। इससे अगर आपके फसल में आसपास गोभी वर्गीय या सरसों वर्गीय कोई फसलें लगी हैं तो ज़्यादा संभावना है आपके फसल को इससे संक्रमित होने का। तो ऐसे में आप माहो के लिए एक इमिडाक्लोप्रिड होता है, इसकी करीब 3 मिलीलीटर मात्रा को 10 लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव कर दीजिए। और
आवश्यकता पड़ने पर इसको 10 से 15 दिन पर दोहरा दीजिएगा। तो या एसिटामाइप्रिड होता है, ये भी एक दवा है, इसका अभी 3 ग्राम पाउडर के रूप में आएगा। 3 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी में घोल बना के दोबारा इसका छिड़काव कर दीजिए। तो आपको ये माहौल की जो समस्या है इसमें जो, क्योंकि आपका ये फलों से चिपक जाता है, फूलों पे चिपक जाता है और रस चूस लेता है, गिर जाते हैं फूल और फल, बढ़वार नहीं होती है, तो इसको खत्म कर देगी। ये जो 2 दवाएं हमने बताई आपको, इनका बारी बारी से इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसके अलावा कई बार देखते हैं टमाटर हो चाहे बैंगन में खासतौर पे जो फल हैं उन्हें कीड़े लग जाते हैं और उसकी अच्छी बढ़वाड़ भी नहीं हो पाती है। तो जो ये फल बेधक जो कीट होते हैं, इससे बचाव के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, फल बेधक कीट जो होता है, ज़्यादातर गर्मी जब रहती है तो उसी समय से इसका प्रकोप शुरू हो जाता है। जी। तो अभी जो इसमें नया नहीं आएगा, लेकिन जाड़े में, लेकिन जिन क्षेत्रों में गर्म है उन क्षेत्रों में आता रहता है और फसल को काफ़ी नुकसान करता है। तो आपके जो फलों में जिनमें छेद हैं दिखाई देते हैं, ऐसे फलों को जब तुड़ाई करते हैं तो इधर उधर न फेंकें, उनको तोड़ करके एक खेत के किनारे कहीं गड्ढा बना करके उसमें दबा दें, उसको नष्ट कर दें, पूरी तरीके से ढक दें एक तरह से। और पहले से ही जब आप फसल लगाते हैं उसी समय आपने खेत में एक फेरोमोन ट्रैप आता है जी। इस फेरोमोन ट्रैप को भी किसान भाइयों को लगाना चाहिए। जो 20 से 25 ट्रैप होते हैं और इसमें एक दवा पड़ती है, उसको बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती है, 20 से 25 रुपए में आ जाती है और 40-45 रुपए में ट्रैप आ जाता है ये। तो 20-25 ट्रैप आपको प्रति हेक्टेयर लगाना है बराबर दूरी पे खेत में, और इस दवा को 1-1 महीने के अंतराल पे आपको बदलते रहना है। तो फूल आते ही ये कीड़े आपको फल छेदक आते हैं, फलों में आते हैं और अंडा दे देते हैं। तो उस समय आपको इस तरह के ट्रैप को लगा देना है। और इसके लिए और भी चीज़ें हैं कि जैसे खेत के चारों तरफ अगर जैसे मक्का, बाजरा, इस तरह की फसल लगा रखी हैं आपने, और खेतों के बीच में आपने गेंदा लगा रखा है, जैसे टमाटर जो लगाते हैं किसान भाई, उनको हम सलाह देते हैं कि 15-20 लाइनों के बाद टमाटर में 1-2 लाइन गेंदा की लगा दो। जो गेंदा फूल होता है, फूल भी मिलेगा आपको, और इससे क्या होता है कि ये जो फल छेदक कीट का आपने नाम लिया है, ये कीट उस पर आकर्षित होकर उस पर चला जाता है और आपकी जो फसल है टमाटर वो बच जाती है। चलिए, यहाँ पे डॉक्टर यादव आपको रोकना पड़ेगा, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनका सवाल लेते हैं। जीत सिंह चौधरी जी इस वक्त बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जीत सिंह जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा कृपया, हमसे सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। जी पूछिए सवाल। जी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए जीत सिंह जी। हेलो जी। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, मुझे मिर्ची की खेती लगानी है जी, और किस टाइम लगाएं? मिर्च लगानी है आपको? जी 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 ठीक है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश। जी उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर। हाँ देखिए, जैसे मिर्च का आप लगाना चाहते हैं तो अभी मिर्च का इसमें मैंने बताया था कि अगर कोई आप लगाना ही चाहते हैं तो जैसे पूसा ज्वाला प्रजाति है, या हमने काशी अनमोल प्रजाति बताया, या 2-3 हमने हाइब्रिड का नाम बताया था जो हमारे बेंगलोर के संस्थान है जो वहाँ से विकसित की गई है। जैसे उसका मेघना है, अर्का मेघना, अर्का हरिता है। तो इन प्रजातियों को भी आप बीज प्राप्त कर सकते हैं राष्ट्रीय बीज निगम से, या कोई और बीज जो भी गुणवत्ता का आपको लगता है। पूसा संस्थान से पूसा ज्वाला है, या पूसा हमारी एक सदाबहार प्रजाति है मिर्च की भी, उसको भी आप लगा सकते हैं। लेकिन इसकी पौध को आप संरक्षित अवस्था में करेंगे, पाली हाउस इत्यादि में करेंगे, इसमें उगाएंगे, तभी वो सही से चल पाएगी, क्योंकि जमाव नहीं हो पाएगा खुले खेत में। तो आपको अगेती खेती करना अगर किसान चाहता है तो बेहतर होगा कि वो संरक्षित अवस्था में या तो खुद बना ले छोटा सा पाली हाउस ढक करके पौध को, और ट्रे में लगाएगा। मैं भी ये कहूँगा प्रो ट्रे में, जिसमें मिक्सचर होता है, आप खुद मिक्सचर बना सकते हैं, गोबर की खाद और ये मिट्टी और बालू मिला करके, और उसमें थोड़ा सा आप चाहेंगे तो कोई फंजीसाइड मिला लेंगे, बेबिस्टीन इत्यादि, और कोई कीटनाशक भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो उससे क्या हो कि उसमें अगर कोई कीटाणु या कोई बीमारी है तो उसमें नष्ट हो जाएगी। पौधा बीज का आप उपचार जरूर कर लीजिएगा। बीज उपचार भी करते हैं थीरम से, या ऑर्गेनिक करना चाहते तो ट्राइकोडर्मा होता है, उसका 4-5 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलो बीज में मिक्स करके आप लगा सकते हैं। और इस ट्रे में आप लगा करके पाली हाउस में अच्छे से लगाएं, या कहीं भी संरक्षित अवस्था का पाली हाउस है वहाँ पर आप अपना बीज को ले जाकर दे सकते हैं। वो लोग भी जमा करके आपको ट्रे सहित आपको जो भी थोड़ा सा वहन करना पड़ेगा खर्चा आपको, लेकिन सही अवस्था में अच्छी गुणवत्ता का पौध मिल जाएगा आपको, और जितनी पौध है उतनी आपको मिल जाएगी, और आप उसको आसानी से जैसे ही
ही जनवरी का महीना खत्म होता है, उसके बाद आप लगा लीजिए जब तापमान थोड़ा बढ़ जाएगा। सिंह जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब यहाँ पर आपको मिल गया होगा। और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए जो बेर की खेती है उसके बारे में आइए जानकारी लेते हैं। और डॉक्टर पीके यादव, आपसे जानना चाहेंगे कि बेर के अच्छे बढ़वार के लिए और अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए जो उर्वरकों का इस्तेमाल है वो किसानों को कब और कितना करना चाहिए? इसके लिए किसान भाइयों को पहले वर्ष से ही हमको शुरुआत करनी होती है। पहले वर्ष हमको 10 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी होती है तथा यूरिया 200 ग्राम प्रति पौधा, सुपर फॉस्फेट 300 ग्राम प्रति पौधा और तथा म्यूरेट और पोटास को 75 ग्राम प्रति पौधा हम डालते हैं। इसी मात्रा जो हमने प्रथम वर्ष डाली इसको हम बढ़ा देते हैं। दूसरे वर्ष में हम 20 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद डालेंगे। इसके अलावा यूरिया 400 ग्राम डालेंगे। इसी तरह से सुपर फॉस्फेट हम 600 ग्राम डालेंगे। म्यूरेट और पोटास को 150 ग्राम डालेंगे। इसी तरह से हम प्रथम वर्ष की मात्रा को ही हर वर्ष जोड़ते हुए चले जाते हैं। 5 वर्ष के पौधे को या उसके उपरांत वाले पौधों को हम 50 किलोग्राम प्रति पौधा सड़ी हुई गोबर की खाद, 1000 ग्राम यूरिया यानी कि 1 किलोग्राम यूरिया, सुपर फॉस्फेट 1.5 किलोग्राम तथा म्यूरेट और पोटास को 375 ग्राम प्रति पौधा डालते हैं। यूरिया की आधी मात्रा, गोबर की खाद की पूरी मात्रा, सुपर फॉस्फेट की पूरी मात्रा, म्यूरेट और पोटास की पूरी मात्रा को जुलाई माह में डाल दिया जाता है और मिट्टी में चारों तरफ अच्छी तरह से मिला देते हैं। तो शेष बची जी डॉक्टर यादव, दोबारा आपका रुख करेंगे और बेर की खेती से जुड़ी और भी अहम जानकारियां आपसे लेंगे। साथ ही टमाटर, मिर्च, बैंगन के बारे में भी हमारी चर्चा यहाँ पर जारी है। आप भी जरूर अपने सवालों के साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। लेकिन फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। प्रभास चौरसिया जी इस वक्त पूर्णिया बिहार से हमारे साथ हैं। जी प्रभास जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। प्रभास जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? जी 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 जी, पूछिए सवाल। हम बैगन का खेती करना चाहते हैं। ठीक है। हाँ हाँ हाँ,
जी अपना सवाल पूरा करें, टीवी की आवाज बंद रखें। जी प्रभाष जी। हाँ, बैगन का खेती करना चाह रहे हैं, तो उसका बीज लाए हैं। ठीक है। हाँ, बीज लाए हैं, सैनग्रो कंपनी का बीज है। ठीक है। 704 नंबर का। उसको क्या करना चाहते हैं, कैसे लगाना है? लगा के लगाना चाह रहे हैं, तो क्या सही होगा? जी ठीक। हाँ, जैसे आपने अपनी बीज ले रखा है तो मैं कहूँगा कि बीज अगर उपचारित है तो ठीक है, उपचारित रहता है सामान्यतः जो बाजार में बेचा जाता है। लेकिन फिर भी आप जो जिसमें आप इसकी क्योंकि ये पौध तैयार करना पड़ेगा आपको, तो पौध अब मैं कहूँगा आपको सलाह दूंगा कि प्रो ट्रे जो होता है, जो आप जिसमें खाने देखते हैं जो बने रहते हैं, 90-98 खाने होते हैं, किसी में 50 खाने होते हैं, तो इसकी पौध के हिसाब से वो खाने वाले लिए जाते हैं। तो आपको जो करीबन 98 खाने वाले में आपका पौध तैयार हो जाएगी। तो उसमें मिश्रण को आप बना लेंगे। मिश्रण को भी उपचारित करना पड़ेगा। अगर आपको सॉइललेस जो है, मैंने कहा मृदा रहित मिश्रण आपको कोकोपीट, वर्मीकोलाइट, परलाइट है, उसमें अगर बनाना चाहते हैं तो वो तो उपचारित रहता है, उसमें कोई समस्या नहीं रहती है। खाली उसमें उर्वरकों का जो है प्रयोग करना पड़ता है, घोल के रूप में जो तरल पदार्थ के रूप में उर्वरक आते हैं, रासायनिक उर्वरक मिश्रण होता है, वो आपको देना पड़ता है उसमें। लेकिन आप गोबर की खाद आधी और एक भाग मान लीजिए, एक गोबर की खाद और सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए अच्छे से पुरानी, और उसमें बालू एक भाग और मिट्टी मिला करके इस मिश्रण को भी आप अपने उसमें भर करके उसमें बीज को डाल देंगे और अपना उसको ढक देंगे। क्योंकि अभी आपका तापमान कम रहेगा, तो बीज अगर लगाना चाहते हैं इस समय भी, तो बीज को लगाएंगे तो उसको आप पॉली हाउस के संरचना बना लेंगे छोटी सी, उसके अंदर उसमें जमा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रभाष जी, आपने बीज ले लिया है तो आप जरूर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं खेती के लिए। बस कुछ बातों का ध्यान और रखेंगे तो आप अच्छी पैदावार हासिल कर पाएंगे। और बैंगन, मिर्ची, टमाटर की खेती की हम बात कर रहे हैं डॉक्टर आके यादव। ऐसे में अगर इसकी खेती से किसान मालामाल होना चाहते हैं, अच्छी आमदनी प्राप्त करना चाहते हैं, तो जरूरी ये भी है कि सिर्फ पैदावार पर ध्यान न दे बल्कि मूल्य संवर्धन भी करें। तो ऐसे में चलते चलते कोई खास सुझाव आप किसानों को देना चाहेंगे? देखिए, विशेषकर से धीरे धीरे हमारे देश में हम लोग जो मूल्य संवर्धन की आप बात कर रही हैं, तो जिसको प्रोसेसिंग कहते हैं, धीरे धीरे किसानों ने बहुत से क्षेत्रों में प्रोसेसिंग करना लगा। क्योंकि हम लोग केचप और सॉस, बहुत से टमाटर का जो उत्पाद है प्रयोग करना शुरू कर दिया है और काफ़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए किसान भाइयों को मैं कहूँगा कि कुछ प्रजातियाँ धीरे अभी नई विकसित की गई हैं। पहले हमारे यहाँ सारा ये बाहर से आता था, ये पदार्थ जिसको बनाया जाता था, केचप इत्यादि। तो लेकिन जैसे पंजाब की एक पंजाब रट्टा प्रजाति विकसित की गई है, इसी तरीके से बेंगलोर में 2 प्रजातियां विकसित की गई हैं, अर्का विशेष और अर्का उपेक्षा। ये भी इसी प्रोसेसिंग के लिए हैं और भी संस्थान इसमें लगे हुए हैं। तो इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू बड़ी कंपनियों से किसान अगर मालामाल होना चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके इन प्रजातियों का, क्योंकि हर प्रजाति का जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग टमाटर इसके लिए उचित प्रजाति है उसका चुनाव करके और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू जरिए से अगर खेती करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मुनाफा होने की संभावना होगी। आपका उत्पाद पूरे से कंपनी ले लेगी और आपको पैसा जाहिर तौर पर आपकी जो आमदनी है वो भी सुनिश्चित होगी और अच्छी आमदनी रहेगी। और इसके साथ ही डॉक्टर पीके यादव, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, चलते चलते संक्षेप में हमें बताएं कि जो बेर के किसान हैं वो उन्हें किस तरह से अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए, किस तरह के कीट बीमारियों का खतरा हो सकता है, क्या सुझाव देंगे आप चलते चलते? सबसे बड़ी इसमें समस्या ये होती है बेर की खेती के लिए, जो मुख्य समस्या है बेर की, वो है फल मक्खी। यदि फल मक्खी का हमने कंट्रोल नहीं किया तो हम बेर को अच्छी तरह खेती कर ही नहीं सकते। उसकी खेती के लिए हमें ये आवश्यक होता है कि फल मक्खी की हम रोकथाम करें। उसके लिए सामान्य रूप से हम 2 छिड़काव करते हैं डाइमेथोएट नामक दवा के। डाइमेथोएट का 1.25 ml यानी 1.25 ml से लेके 1.5 ml दवा 1 लीटर पानी में हम घोलते हैं जी। तो इस तरह से हम छिड़काव करते हैं। और पहला छिड़काव जो हमें किया जाता है वो जब फूल से फल बन जाता है, फल का आकार मटर के दाने के बराबर होता है जी, तो उस समय पहला छिड़काव करना चाहिए। बिल्कुल, तो सही समय पर दवा का छिड़काव कर लेना चाहिए और बचाव करेंगे तभी अच्छी पैदावार भी हासिल कर पाएंगे। डॉक्टर पीके यादव और डॉक्टर आर.के. यादव, आप दोनों ने इस कार्यक्रम में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बैंगन, मिर्च, टमाटर की खेती के बारे में भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमें मिली है कि किस तरह से आप इनकी खेती करके और मूल्य संवर्धन करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता दें, हेलो किसान कार्यक्रम का अगला विषय जिस पर चर्चा होगी वो है गेहूं की फसल की देखभाल के तरीके और आम के बागों की देखभाल। तो इन विषयों पर कल हेलो किसान कार्यक्रम में होगी चर्चा। इस बीच अगर आप अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, इसके साथ ही हमारा पेज खुल जाएगा और आप उसमें सवाल भी दर्ज कर सकते हैं। साथ ही दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर तो है ही, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके अपने सवाल दर्ज करा दें। इसके साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।